तमन बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्या बताया मैंने? माय नेम इज ये एसआई की जो भर्ती निकली है, ये वो वनडे एग्जाम है जो कि ग्रेजुएट लेवल के बाद का जीएस जो बाकी कॉमन एग्जाम्स में आता था वो इसमें भी आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएट वो वाले जो कहीं ना कहीं को होते क्या हैं, क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनो और वहीं से आप पूरी कहानी शुरू होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और वरना पुराने बच्चे जिनको आता है वो रिवाइज करेंगे। क्या है, 1885 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटनी हेनरी बैकरल, जिनको शॉर्टली हमें बुक्स में पढ़ाया गया है किस नाम से? हेनरी बैकरल। ये एक बार, उधर मत देखो, अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। एक बार इनके हाथ में एक अनजाना पत्थर था। ये लैब में उस पत्थर को टेबल के ऊपर छोड़कर और कुछ दिनों के लिए लैब से बाहर चले जाते हैं। जब ये कुछ दिनों के बाद लैब में वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि उस पत्थर, टेबल के ऊपर रखे पत्थर के सामने का फोटोग्राफिक पर्दा वहां पे जो कि काला हो चुका था। हेनरी बैकरल ने अंदाजा लगाया कि लैब में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये सामने वाला फोटोग्राफिक पर्दा काला होता। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर इस अनजाने पत्थर में से कुछ ऐसी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकली जिसने सामने वाले फोटोग्राफिक पर्दे को क्या कर दिया? काला कर दिया। बाद में क्या पता चला, जब इन्होंने रिसर्च की कि वो पत्थर क्या था, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो यूरेनियम का एक और था जिसको हम पिचब्लेंडी के नाम से जानते हैं। नाम है इसका यूरेनियम ऑक्साइड, U3O8। हाँ ठीक है, वेदांत वहां भी आते हैं। अभी तो देखो मतलब डेविएट मत हो। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यूरेनियम के अयस्क या यूरेनियम के और पिचब्लेंडी में सबसे पहले रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को पहचाना था। और इन्होंने बाद में रिसर्च करके बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ना केवल यूरेनियम और भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इस टाइप की अदृश्य किरणें, इस प्रकार की कह सकते हो इनविजिबल रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और इस बेस पर सबसे पहला खोजा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था? यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम इज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। ठीक है, मैडम क्यूरी जो साइंटिस्ट रही, इन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डिस्कवर किए, रेडियम और पोलोनियम। और एक रिसर्च का पहलू शुरू हुआ कि ये एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा किन एलिमेंट्स के बीच होता है। तो जरा देखिए एक बार, जरा इनसे फोटो से परिचित हो जाइए। ये है सर साइंटिस्ट हेनरी बैकरल सर की फोटो, ये हेनरी बैकरल सर हैं, और इनका ये मैडम क्यूरी की फोटो है। ध्यान से देखिए, द लेडी हु डेडिकेटेड हर होल लाइफ टू सर्व द रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी एक उन हस्तियों में से रही हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनके जो मृत्यु हुई, जो इनकी डेथ हुई, वो नॉर्मल कारणों से नहीं हुई। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होती हैं वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और मैडम क्यूरी को कहीं ना कहीं इन्होंने जीवन पर्यंत, ऐसे समझो, इन्होंने रेडियम की खोज की और इनकी जो जन्मस्थली थी पोलैंड, उसके नाम पर इन्होंने सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम का नाम रखा। और उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार मिला, कंबाइंड नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ? इनके हस्बैंड जिनका नाम मिस्टर पियरे क्यूरी। आफ्ताब कह रहे हैं मैम, आई यस्टरडे सॉ योर रेडियो एक्टिविटी लेक्चर फ्रॉम प्रीवियस कोर्स, आई थिंक यू यूज द सेम पीपीटी। सी, द कंसेप्ट इज नॉट डिफरेंट, क्लियर? सो चीजों को अब कहीं ना कहीं उस तरीके से लेके चलो आप कि कहां पर आप हैंग आउट हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बता रही थी आपको कि हेनरी बैकर, मैडम क्यूरी के लिए मैं बता रही थी कि इनका जो पूरा जीवन काल गुजरा, जो इनका पूरा जीवन काल गुजरा, वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी की सेवा में गुजरा, रेडियो एक्टिविटी की सेवा में गुजरा। तो कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से इनकी बॉडी खराब हुई और जो कि इनका डेथ का कारण बना। खैर, मैडम क्यूरी को तीन चीजों के लिए जाना जाता है, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं। एक तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी, दूसरा पोलोनियम की खोज की थी, और दूसरा इनका फिजिक्स में हम पढ़ते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिस्टर पियरे क्यूरी, ये इनके हस्बैंड थे। तो आप ऐसे याद रखो, साइंटिस्ट हेनरी बैकरल, मिस्टर पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, पूरा नाम था इनका मैरी क्यूरी।
क्यूरी। तो इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है किस क्षेत्र में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी के क्षेत्र में। इन्होंने क्या बताया सीरीज वाइज इन्होंने बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, लाइक यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, फ्रेंशियम, ठीक है, इसी तरीके से रेडॉन। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे क्या कह रहे हैं इन्वेंशंस, रिपीट कर दीजिए। इन्वेंशंस मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम को सबसे पहले पहचाना था हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल सर ने सबसे पहले पहचाना था यूरेनियम ऑक्साइड में, जिसको पिचब्लेंटी के नाम से हम जानते हैं, जबकि मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। ये दोनों डिस्कवरी किसकी है, मैडम क्यूरी की। तो एक कंसेप्ट जो क्लियर हुआ साइंटिस्ट के द्वारा, उसको समझिए कि पीरियोडिक टेबल में वैसे तो 118 एलिमेंट हैं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 से ज्यादा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है वो अभी हम तुम्हें समझाते हैं। इनके नाभिक मतलब their nucleus are called unstable heavy nucleus and they started to split into light nucleus which get stability। इस डेफिनेशन को आप समझेंगे, अब इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और किस तरीके से ये, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। अब आप, हमने एटम के बारे में क्या पढ़ा कि एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, जस्ट अ मिनट, हाँ, एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल 3 एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बीच का सेंटर पार्ट है, इसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच एक बैलेंस होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच एक बैलेंस होता है जिसको हम बोल सकते हैं N/P के बीच अगर बैलेंस 1 से ज्यादा होता है, मेरी बात समझना, N/P के बीच बैलेंस अगर 1 से ज्यादा होता है तो इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन के 2 आइसोटोप मैं आपके सामने लिख रही हूँ, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर आपको इसमें प्रोटॉन निकालने पड़े, इस वाले का जरा पहले डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन मैंने कैसे निकालने बताए थे कि नीचे का एटॉमिक नंबर देखो, वैसे ही प्रोटॉन लिख दो। और न्यूट्रॉन कैसे लिखोगे आप, न्यूट्रॉन ऊपर वाले 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें N/P के बीच का रेशियो 1 आ रहा है, 1, ये स्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं, मेरी बात समझना। जबकि इसमें अगर आप देखोगे तो 14 में से 6 गए 8, न्यूट्रॉन कितने हो गए, ज्यादा। तो N/P के बीच का रेशियो यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब एक्सीड कर जाएगा, किससे ज्यादा, 1 से ज्यादा। तो ऐसे लाइट न्यूक्लियस भी, क्योंकि अभी मैं इस वाली बात को अगर इस थ्योरी से रिलेट करूं कि एटॉमिक नंबर मैम आपने बोला था 82, लेकिन कार्बन के इस आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 82 नहीं है। तो मेरी ये जो इधर देखो, ये वाली जो थ्योरी है ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई होगी, ये बात समझने का प्रयास करिएगा। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में क्या कमी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक ही कमी है कि उसमें आइसोटोप्स नहीं दे रखे। चीज समझने का प्रयास करना, इधर देखो तुम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक ही कमी है कि उसमें आइसोटोप्स नहीं दे रखे हैं। उसमें आपको कार्बन ये तो मिलता है, बट कार्बन के इस वाले आइसोटोप का स्थान निर्धारित नहीं है। तो जब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल तक क्या सीमित करता है, तो पीरियोडिक, ये वाली डेफिनेशन, मेरी बात समझना तुम, ये वाली डेफिनेशन सिर्फ पीरियोडिक टेबल तक सीमित है। आवर्त सारणी में मतलब पीरियोडिक टेबल में वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। एटॉमिक नंबर 82 किसका होता है, जल्दी से बताओ, लेड का। किसका, लेड का। लेड के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, बिस्मथ। मतलब 83 एटॉमिक नंबर बिस्मथ से शुरुआत हो जाती है नीचे तक। फिर जितना आपको, सिर्फ मैं ये चीज इसलिए, तो हम दे देंगे आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में। अच्छा तुम लोग पीरियोडिक टेबल को क्या समझते हो, पीरियोडिक टेबल कोई नियम थोड़ी ना है। पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयास करे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो अब तो मेरी बात, कॉन्सेप्ट को तो हम रखेंगे क्लियर। हाँ, एक सिंपल टेबल का मतलब ये कि साइंटिस्ट के
द्वारा एटॉमिक नंबर को, हेनरी मोजले सर जो थे, उन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस बनाते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स को बढ़ते परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे करके लगाया, ऐसे करके। हम पढ़ेंगे इसको, पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी है तो फिर आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो हेनरी मोजले के द्वारा एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, फिर इधर से आओ लिथियम 3, फिर बेरिलियम 4, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से जब आप देखते हो तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए लगा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। तो पीरियोडिक टेबल के एक ड्रॉबैक, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक काउंट होता है, कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का स्थान नहीं है, हाइड्रोजन का स्थान है, बट 2 साल पीरियोडिक टेबल ही देखते रह गए। चलो इधर देखो बच्चा क्या कह रहे हैं, अच्छा हिंदुस्तानी क्या कह रहे हैं, 2 साल पीरियोडिक टेबल ही देखते रह गए। कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल इज नॉट हुआ, इसको भी हम करेंगे। अभी हम एक्चुअली इस टॉपिक को थोड़ा सा करते हैं, है ना। तो मेरी सिंपल से लैंग्वेज में समझो, हाइड्रोजन तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट ग्रुप का सबसे टॉप का एलिमेंट है, लेकिन उसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का स्थान कहीं पर नहीं बताया गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये, ओवरऑल कहने का मतलब कि अगर पीरियोडिक टेबल में आपको पहचानना हो, चलो मैं दे रही आपको, मैंने आपको दिया कि इनमें से कौन रेडियो एक्टिव होगा, जैसे सोडियम 11, फिर मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंशियम 86, फिर मैं 87 सॉरी है, और इसी तरीके से मैंने आपको दे दिया क्लोरीन 17, और फिर मैंने आपको दे दिया नाइट्रोजन 7। तो अब आप हमें बताओ कि किस बेस पर आप बताओगे। आपको सिर्फ इतना समय हिंट दे रही हूँ, वेरी गुड, कि आपको देखना है एटॉमिक नंबर जिसका 82 से ज्यादा है, एटॉमिक नंबर जिसका 82 से ज्यादा है, जिसमें बिस्मथ भी काउंट होता है। 83 एटॉमिक नंबर इसका है, रेडॉन एटॉमिक नंबर 88 रेडियो एक्टिव गैस है, फ्रेंशियम 87 के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर से पहचानने के लिए देता है तो सिर्फ 82 से ऊपर देखो और टिक कर दो। लेकिन अगर आपसे कारणवश अगर कोई पूछने बैठ जाए कि यार ये बताओ कार्बन 14 क्यों रेडियो एक्टिव है, इसका एटॉमिक नंबर तो खाली 6 है, ये बताओ हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है जिसको ट्राइटियम हम बोलते हैं, ये क्यों रेडियो एक्टिव है, इसका एटॉमिक नंबर तो सिर्फ 1 है। तो जवाब आपका होगा कि भाई इसमें N/P के बीच का रेशियो, ऐसे एलिमेंट, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, जिनके न्यूक्लियस में N/P के बीच का रेशियो एक्सीड कर जाता है 1 या 1.2 से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये आगे जो कुछ भी करते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल तुम्हें इतना समझना है क्या, कि ऑल दैट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, ठीक है। तो जल्दी से इसमें देखो अब आपको याद रखना है लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, और लेड के अंदर नोट करके लिख रही हूं मैं, आप भी ध्यान रखिएगा कि लेड के अंदर इस स्पेशल कैपेसिटी होती है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। मैम जो पीरियोडिक टेबल से अलग लिखा है एलिमेंट्स, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं क्या? पीरियोडिक टेबल से अलग लिखा है, पीरियोडिक टेबल से अलग कुछ नहीं लिखा है, बस ये समझो जो पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखा है, लाइक आइसोटोप्स होते हैं, बट पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लिख दिया जाता है, बट उसके आइसोटोप्स के लिए स्थान ही नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, ऑफ कोर्स कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, ऑफ कोर्स आयोडीन का 131 रेडियो, ये हम लिखवा देंगे, आप उसकी चिंता मत करो। क्या कह रहे हैं? लैंथेनम एंड एक्टिनियम पूछ रहा है मैम जो पीरियोडिक टेबल से अलग लिखे हैं एलिमेंट्स, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं क्या? ओके वेरी गुड। अगर तुम नीचे वाली लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की बात कर रहे हो जो लास्ट में लिखे होते हैं टेबल के, ओके, जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कुल 28 है। अगर आप लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हो तो मेरी बात अब
आप ध्यान से सुनेंगे, लेंथेनम की शुरुआत होती है एटॉमिक नंबर 71 से। तो सारे के सारे, मेरी बात सुनो, सारे के सारे जो क्या नाम है, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं है। वही परिभाषा लागू हो जाती है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड शुरू हो जाते हैं 71, 72, 73, 74 ऑनवर्ड्स। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो 72, 73 मतलब ये सीरीज नहीं, एटॉमिक नंबर 82 के आगे वाला, जैसे नीचे ही आता है थोरियम, ठीक है, तो वो अकाउंट होता है। तो आप इस सीरीज को उठा के देखना, एक बार पीरियोडिक टेबल पे नजर डालोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। आपने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात की थी, ठीक है, तो इनमें भी वही नियम लागू होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। अच्छा इधर देखो, अब लेड का एटॉमिक 82 है, लेकिन आपसे एग्जाम ने पूछा था कि लैब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किसके डिब्बों में रखा जाता है। मेरी बात सुनो, तुम अपने क्वेश्चंस मेन पहले कवर करो, किसके डिब्बों में रखा जाता है। तो लेड के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है। मैडम क्यूरी का मतलब ऐसे समझो कि लैब में जब साइंटिस्ट एंटर करते हैं तो उनको पूरी तरीके से कवर किया जाता है। रेडियो एक्टिव लैब जो लैब्स होती हैं उनमें एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रखा जाता है कि ये रेडिएशंस आसपास लैब में जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बॉडी को खराब ना करें। तो इनको हमेशा लेड के डिब्बे में रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं मैम रेडियम और यूरेनियम, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर, बोलो माँ क्या दिख रही है तू? 82 पता नहीं पकड़ो। टच कर देना, ठीक है, वहाँ पे टच कर दो। एक उधर को उधर देना, आंदे आंदे आंदे। जैसे एलिमेंट दिखते कैसे हैं, तो ये अंधेरी लैब में ग्लो करते, अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते। लैब में आपको, अगर आप यूनिफॉर्म चेक करोगे, द लैब यूनिफॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव, या आप ऐसे लिखोगे न्यूक्लियर रिसर्च लैब, तो उसमें जो ड्रेस है, जूते से लेके आपका फेस का हर उसको प्रॉपर तरीके से कवर करके आप जाते हो। अच्छे से एक गॉगल दिया जाता है, उसको पहनना पड़ता है। तो ऐसे समझिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल, स्पेशली किसको प्रभावित करती हैं, ये स्किन को प्रभावित करती हैं। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो बड़े बड़े लाल लाल छाले जैसे पड़ जाते हैं। रेडियो एक्टिव त्रासदी जहां जहां हुई है वहां के चित्र देखने में अजीब से लगते हैं। मैं क्या बताऊं, ऐसे समझो रशिया में, रूस में एक त्रासदी हुई थी। एक रिएक्टर था जिसको चेरनोबिल रिएक्टर बोलते थे। अब मेरी बात सुनना तुम, तो चेरनोबिल रिएक्टर था, उसकी छत फट गई थी, जगह का नाम है चेरनोबिल। तो रूस की ये रेडियो एक्टिव त्रासदी दूर दूर तक यादगार बन गई, क्योंकि वहां जो आसपास साइंटिस्ट थे उनके चेहरे और मोहरे और समझ लो पूरी बॉडी बिगड़ गई थी, लाल लाल फफोले जैसे उनकी पूरी बॉडी पे पड़ गए थे। एग्जाम ने बायो में पूछा था ये बात आपसे, बायो में चाहे काउंट कर लो चाहे मेरे केमिस्ट्री में टीवी सीरीज आई थी, हाँ आई थी। तो बायो ने पूछा था आपसे कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस किसको प्रभावित करती हैं, किडनी को, सुनो मेरी बात, किडनी को, फेफड़े को, आईज को या स्किन को। तो किसको प्रभावित करती है? आंसर होना चाहिए आपका सबसे पहले स्किन को। और जब किसी स्थान पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं तो पंछी ऐसे करके उड़ते उड़ते ताड़ ताड़ गिरते हैं नीचे। तो मैं ट्रेजेडी आपसे जो डिस्कस कर रही थी वो मैं बता दूंगी, चेरनोबिल ट्रेजेडी। क्या नाम है उसका? चेरनोबिल, ठीक है। इस तरह से ये हॉलीवुड मूवी बनी थी बकायदा, टीवी सीरीज का तो पता नहीं, मैंने ये हॉलीवुड मूवी सुनी थी, फिलहाल टीवी सीरीज है पता नहीं ये है। तो खैर, तो मैं आपको बता रही थी ये जो रेडियो एक्टिव, मेरी बात समझ में आ रही है? लैब में इनको कभी खुला नहीं रखा जाता, ये चमकते हैं। ऑप्शन में अगर स्किन ना हो ऑप्शन में
ऐसा नहीं होगा, ये त्वचा को ही प्रभावित करते हैं। तो फिर सिमिलर क्या ऑप्शन होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिलहाल ये सबसे पहले किसको प्रभावित करती है? स्किन को प्रभावित करती है, ठीक है देवेश। अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया बिकॉज सबसे पहले ये स्किन को, और सेकेंडरी फिर अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशन का हिसाब किताब होता है तो कहीं ना कहीं गर्भपात होने शुरू हो जाते हैं, मतलब गर्भ में ही बच्चे का खत्म हो जाना। चलो, तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि लैब में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को किसके, रेडियो एक्टिव सैंपल्स को किसके डिब्बों में रखा जाता है? इसके डिब्बों में रखा जाता है। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते हैं? जिनका नाम है रेडियम और यूरेनियम। एक ग्रह आपको पढ़ाया जाता है यूरेनस ज्योग्राफी में, तो यूरेनस का नाम क्यों पड़ा यूरेनस? बिकॉज उस ग्रह पर सबसे ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में यूरेनियम पाया जाता है, तो वो ग्रह चमकता है, ग्लो करता है। अब्दुल खलीक कह रहे हैं सिटी स्कैन में कौन सा रेडिएशन? वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, जिसको तुम सिटी स्कैन बोल रहे हो, ठीक है, वो अलग चीज होती है। रेडियोथेरेपी अलग होती है, वो हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो आप पहले अभी इतने एंगल से याद रखो। अच्छा, एक और चीज, अगर तुमसे पूछे, हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं इन्होंने, अगर आपसे रेडियो एक्टिविटी का सिंबल पूछा जाए तो यहाँ देखो तुम ध्यान से, ऐसी पंखे जैसी संरचना होती है रेडियो एक्टिव सिंबल, ठीक है। रेडियो एक्टिव जगह पर मरिजुआना क्यों उगाया जाता है? अच्छा, ये पूछा है वेदांत ने। ना केवल जिसको आप बोलते हो गांजा, गांजे की खेती, गांजा है और ये क्या नाम है, लेड है, ये रेडियो, प्याज है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये इनके अंदर स्पेशल गुण है। तो यही कारण है कि गांजे की खेती और प्याज, कच्चा प्याज, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। देखो इधर, साइंटिस्ट रदरफोर्ड का क्या योगदान रहा रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में? अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, मैंने आपको इतना तो बता दिया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 होता है या बैलेंस इनका n/p के बीच का ज्यादा हो जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर ये इस दौरान करते क्या है? ये 3 टाइप की रेडिएशन एमिट करते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे, वो रेडिएशन जो कि जिन्होंने फोटोग्राफिक पर्दे को काला किया। तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। रदरफोर्ड ने 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पहचाना, अल्फा, बीटा और गामा। और क्या बताया इन्होंने अल्फा के बारे में क्या बताया? अब जरा सा ध्यान से देखेंगे अब हम यहाँ पे चीजों को। क्या कह रहे हो? सन में भी रेडियो एक्टिव होता है मैम? नहीं अब्दुल खलीक, विटामिन डी होता है, यूवी रेज हो जाती हैं बाद में। इधर देखो अब आप ध्यान से, अल्फा, बीटा और गामा, इनको आप कैसे याद रखोगे? इनको आप ऐसे याद रखोगे, अल्फा बाय नेचर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनकर बनी होती हैं, बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और गामा न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। जो क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और हीलियम अकेला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके ही न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसी के ऊपर होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक अल्फा पार्टिकल का कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? एक हीलियम न्यूक्लियस से किया जाता है। मेरी बात ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनके ऊपर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है? देखो मैंने लिखा भी है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज इन द periodic table only helium is the element which have the atomic number 82, which have the atomic number 2, it means that it is having 2 protons in its nucleus. So किस एलिमेंट से कंपैरिजन किया जाता है? हीलियम से। इसी तरीके से बीटा आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल which have 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, which is equals to 1 इलेक्ट्रॉन, so they can compare to 1 इलेक्ट्रॉन। गामा पार्टिकल्स ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, बट इनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, और यही कारण है कि जब किसी भी न्यूक्लियस में से, अनस्टेबल न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स का एमिशन होता है, तो अल्फा के एमिशन पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे फर्क पड़ता है, बीटा के एमिशन पे फर्क पड़ता है, बट गामा के एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज
इन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी मैं एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगी फिर बताती हूँ आपको। लेकिन उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। अल्फा, बीटा और गामा आपको कैसे याद रखना है जरा सा देखते हैं। इधर देखो, अल्फा पार्टिकल सपोज कोई एलिमेंट है, जिसका कोई एलिमेंट है x, अगर इसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, अगर ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका मतलब इसने 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगभग एमिट कर दिया, तो बनने वाला न्यू एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा और ऊपर मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो बनने वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाता है, जबकि मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक गामा पार्टिकल का एमिशन करता है तो कोई भी न्यू एलिमेंट नहीं बनेगा, बिकॉज ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा और ना ही मास नंबर चेंज होगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको लगवाऊंगी जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी थोड़ा सा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप इस हेडिंग को अभी छोड़ो, इधर देखो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम 235। मैम बीटा वाला एक बार बता दीजिए, इधर देखो बता रहे हैं। तो अब मेरी बात समझो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा मतलब 92 है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल का एमिशन करेगा, जीवन पर्यंत नहीं। क्यों? सपोज इसने 4 अल्फा पार्टिकल एमिट किए तो नीचे इकट्ठी कितने की कमी आएगी, 4 दूनी 8, मतलब 92 माइनस 8 करना पड़ेगा आपको। कोई भी जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर आएगा 92 माइनस 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाता है, 2 यूनिट की कमी आती है एक अल्फा पार्टिकल की। देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था आपको, बताया था, ये देखो। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ डायरेक्टली 4 अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो 4 दूनी 8 की कमी आएगी और ऊपर कितने की कमी आएगी, ऊपर आएगी 4 चौक 16 की कमी आएगी, तो 235 माइनस 16 की कमी आएगी। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको इतना समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर लगातार अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल एमिट करता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसका एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी की ओर आ जाता है, मतलब लगभग इतना। नेचर में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा रेडियो एक्टिव नहीं रहता। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने जीवन में हमेशा के लिए रेडियो एक्टिव नहीं होता। ये प्रकृति है जो कि अपने आप को खुद बैलेंस करने का काम कर रही है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस तरीके से जिनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ये अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस हैं। ये एलिमेंट्स इस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा एमिट करते हैं। एक स्टेबिलिटी, एक समय ऐसा भी आता है जब इनका एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं जब स्टेबिलिटी की ओर आ जाता है, 82 या 82 से कम, 81, 80 समथिंग, फिर ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं रह जाते। और ऐसा कब होता है, जब इनका एटॉमिक नंबर 82 मतलब लेड। मैं इस कंसेप्ट को आपके दिमाग में क्यों फंसा रही हूँ, एग्जाम ने बच्चों से पूछा था कि रेडियो एक्टिविटी का अंत किस एलिमेंट पे होता है। एग्जाम ने दिया सिलिकॉन, लेड, थोरियम और फिर दे दिया फ्रेंशियम और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 या उससे कम की ओर आ जाता है, ये पूरी प्रोसेस आपको अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आई, क्या एटॉमिक नंबर मैम ने बताया 82 से ज्यादा अगर होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस एमिट करेगी और वातावरण को एक तरीके से देखा जाए अशुद्ध करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इनके रेडियो एक्टिव रेज एमिट करने का रीजन है, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो सभी रेडियोधर्मी पदार्थों का अंत कहाँ पे होता है, जब ये लेड को कवर कर लेते हैं। चलो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हो, आगे बात करते हैं। टॉपिक है आपका न्यूक्लियर फिशन। देखो
अनस्टेबल न्यूक्लियस नेचुरली कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है वो तो मैंने आपको समझा दिया, अल्फा बीटा गामा एमिट करता है। लेकिन इन अनस्टेबल न्यूक्लियस को जब हम मतलब रैंडमली, एक होता है नेचुरली धीरे धीरे वर्षों तक अल्फा बीटा गामा एमिट कर रहे हैं, और एक होता है जब इनको हम रैंडम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? जब इनके न्यूक्लियस पे बॉम्बार्डिंग कराते हैं हम न्यूट्रॉन्स की, और इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं हम लाइट वेटेड न्यूक्लियस में, उसको बोलते हैं फिशन। क्या बोलते हैं? फिशन। अब जरा इधर देखोगे आप, जैसे कि यूरेनियम 235 के ऊपर जब मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग आप कराओगे, मॉडरेटेड का मतलब उसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिशन प्रोसेस होती है, और ये टूटता है हल्के न्यूक्लियस बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 में। इसका एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 141 होता है, और इसका 92। इसी के साथ 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और इनॉर्मस क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आइंस्टीन की इक्वेशन E=mc² के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, 235, और एटॉमिक नंबर कितना है, न्यूट्रॉन का ये कितना आ रहा है, 1। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है, 1, ऑलमोस्ट 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 236 आ रहा है। अब इसका जरा ऐड करो, 141 और 92 कितने हुए, 141 और 92, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 9 4 13, हासिल कितना आया तुम्हारा। अब एग्जाम आपको बताता है कि फिशन रिएक्शन के दौरान जो ये एनर्जी रिलीज होती है और प्लस 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, ये इस मास लॉस के कारण होता है। मास लॉस मतलब द्रव्यमान क्षति के नाम से आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। मेरी बात किस किस के समझ में नहीं आई? ये मास लॉस, आप इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात देखो, इधर आप अगर इसको 92, हाँ ठीक है तुम्हारे नहीं आई, अनूप इधर देखो ये 92 आ रहा है। भाई रिएक्शन बैलेंस करना जानते हो, रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस को एलिमेंट से बैलेंस नहीं किया जाता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिएक्शंस को इस तरीके से, इधर 92 आ रहा है, ठीक है, इधर देखो तुमने 56 जोड़ा और 36 जोड़ा, ये कितना आया, ऐड करो फटाफट, 92 आया आपका। इनका एटॉमिक नंबर चार्ज बैलेंस होता है। फिशन रिएक्शंस में जो ऊर्जा मुक्त होती है, परमाणु बम की पूरी कहानी मास लॉस पे डिपेंड होती है, और जिसको हमें साइंटिस्ट आइंस्टीन ने समझाया कि किस तरीके से द्रव्यमान की क्षति एनर्जी एमिटेड इज इक्वल्स टू मास लॉस इनटू इट्स सर्कुलेशन। तो इस तरीके से आप समझो कि ये जो मास लॉस है, इसको मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, इधर देखो। हाँ, तो अब आप समझो, इसको ऐसे समझो, एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई, यूरेनियम 235 टूटा किसमें, इधर देखो अब आप ध्यान से, बेरियम 56 में टूटा और क्रिप्टॉन 36 में टूटा। इसी के साथ क्या निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, और प्लस एक स्टेप पे क्या निकला, E1। मैंने E1 मतलब लिख दिया एनर्जी का फर्स्ट स्टेप, E1। इसी तरीके से ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये यही नहीं रुकेंगे, ये तो तुमने मसाला लिया है ना एटम बॉम्ब में, या जो भी आपने फिशन कराने के लिए जितना भी क्वांटिटी ली है, उसके बाकी 3 एटम को पकड़ेंगे, मतलब बाकी यूरेनियम 235 के 3 एटम्स को पकड़ेंगे, और फिर उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करेंगे, फिर उसका भी खंडन करेंगे। इधर देखो ध्यान से, फिर ये टूटेगा बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, और फिर से निकलेंगे क्या, फिर से निकलेंगे, इधर देखो 3 न्यूट्रॉन, और फिर निकलेगी E2, E3 और E4 एनर्जी। मिस्टर चौहान आ गए, गुड इवनिंग। और फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, इधर देखो, फिर ये जो 3 कितने निकले, जरा काउंट करो, 9 निकले। फिर ये आप फिर 9 यूरेनियम 235 को पकड़ेंगे, फिर से 9 यूरेनियम 235 का भी खंडन होगा, और फिर 9 3 27 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, और हर उस स्टेप पर फिर आप एनर्जी काउंट करो। फिर ये जो E2 है, फिर ये और 3 स्टेप में एनर्जी रिलीज करेगा, ये और 3 स्टेप में एनर्जी रिलीज करेगा, और ये आगे के 3 स्टेप में एनर्जी रिलीज करेगा। ओवरऑल
कहने का मतलब ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि ऐसी रिएक्शन में ना केवल इधर देखो, नॉट ओनली द मल्टीप्लिकेशन नहीं समझे मैम, ठीक है विप्लव अभी बताते हैं। ना केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है,